हाय फ्रेंड्स, इस छोटे से वीडियो में हम सेबी ग्रेड ए जनरल का जो फाइनेंस पार्ट होता है, राइट, हम देखेंगे आगे एग्जाम पैटर्न। तो एग्जाम पैटर्न में अगर आपको कंफ्यूजन है तो क्लियर हो जाएगा। बट 2022 का जो फेस वन का पेपर टू है वहाँ पे एक छोटा सा पोर्शन फाइनेंस का होता है। इस वीडियो में हम फाइनेंस के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इन दी पार्ट वन। मतलब ये 1/2 सेकेंड पार्ट में वो कंप्लीट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आई एक्स। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, एग्जाम पैटर्न, राइट। तो देखो, पेपर ये है फेस वन का आपका एग्जाम पैटर्न। पेपर टू में एक छोटा सा पार्ट होता है फाइनेंस, राइट। तो फाइनेंस के साथ और भी अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट। तो जैसे मैनेजमेंट का आपने वीडियो देखा था अमित सर का, राइट। ऐसे अकाउंटेंसी है, कॉस्टिंग है, कंपनीज एक्ट है, इकोनॉमिक्स है। तो ये सारा सब्जेक्ट्स है। इस वीडियो में वी विल सी फाइनेंस में किस तरीके का सवाल आया था 2022 के फेस वन में। तो शुरू करते हैं सबसे पहले सवाल से। जो सबसे पहला सवाल आया था वो था, एन एनबीएफसी कैन टेक डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ। देखो, सवाल टफ नहीं होता है, बड़ा आसान सवाल होता है, लेकिन हाँ, पढ़ना आपको बहुत सारा सब्जेक्ट पढ़ता है। तो यहाँ पे पूछा गया आपको एनबीएफसी के बारे में, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। तो देखो, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज मोस्टली, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो ऐसे सवाल को जवाब देना लिटरली टफ हो जाता है। क्योंकि जब आप मोस्टली एनबीएफसी के बारे में पढ़ते हो तो आप नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी के बारे में पढ़ते हो, लेकिन ये सवाल आपको पूछा गया डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, जो एक्चुअली में बहुत कम है। एग्जाम्पल के तौर पे आई थिंक बजाज फाइनेंस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल, राइट। तो कुछ एनबीएफसी ऐसे हैं जो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती हैं, राइट, एंड मोस्ट ऑफ द एनबीएफसी कैनॉट। तो एनबीएफसी अलग अलग होता है, लाइक एसीएफ होता है, एसेट फाइनेंस कंपनी, राइट, एएफसी सॉरी, एसेट फाइनेंस कंपनी होता है, लोन कंपनी होता है, राइट, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी होता है। तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनबीएफसी। सो यहाँ पे आपको डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी के बारे में पूछा गया है कि कितना पीरियड है। तो सही जवाब क्या है? इट्स 60 मंथ इज फॉर द मैक्सिमम। मिनिमम पूछता तो जवाब कितना होता? 12 मंथ्स होता, राइट। तो इस तरीके से आप चीज़ों को समझ सकते हो, ठीक है। चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट एनबीएफसी। अगेन एनबीएफसी से सवाल। तो यहाँ पे देखो, जब ऐसे सवाल बनते हैं ना नॉट ट्रू, तो इसका मतलब आपको सारा चीज़ पता नहीं हुआ, तो ऐसे एक सवाल का जवाब आप दे नहीं सकते हो। तो देखते हैं एक एक करके। सबसे पहला है, ए कंपनी डिजायरस ऑफ कमेंसिंग बिजनेस ऑफ एनबीएफसी नीड्स टू बी रजिस्टर्ड with RBI अंडर सेक्शन 45IA ऑफ द RBI एक्ट 1934। तो देखो, ये सही है। अब एनबीएफसी को कौन रेगुलेट करता है? इट इज बीइंग रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हाँ, कुछ एनबीएफसी ऐसे हैं जिन्हें आरबीआई रेगुलेट नहीं करता है, बट मोस्ट ऑफ देम आरबीआई रेगुलेट्स इट। लेकिन आप एक चीज समझो, सबसे पहले एनबीएफसी तो एक कंपनी है, ठीक है। तो इसका मतलब इनका रजिस्ट्रेशन तो कंपनीज एक्ट में होता है, तो कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स भी रहता है। सो ऐसे स्टेटमेंट्स को थोड़ा सा मॉडिफाई करके भी पूछा जा सकता है, बट इन बोथ केसेस द स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। उसके बाद, एनबीएफसी शुड हैव ए मिनिमम नेट ओन्ड फंड ऑफ ₹2 करोड़। ये भी सही है। अब यहाँ पे देखो, नेट ओन्ड फंड क्या है? कई बार ऐसे छोटे चीज का जो बेसिक चीज़ है वो आपको पता होना चाहिए। जो इक्विटी शेयर्स होता है, प्लस प्रेफरेंशियल शेयर्स होता है, प्लस रिजर्व्स, ये तीनों को ऐड कर देंगे ना, तो नेट ओन्ड फंड होता है। हाँ, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा सा मतलब वो फाइनेंस टर्म में आपको चीज़ों को और समझना होगा, बट इन बेसिक सेंस इट्स दी नेट ओन्ड फंड, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंशियल शेयर्स एंड रिजर्व्स को मिला के नेट ओन्ड फंड बनता है। तो मिनिमम नेट ओन्ड फंड कितना होना चाहिए? 2 करोड़ का होना चाहिए, तभी वो एनबीएफसी बन सकता है। देन एनबीएफसी कैन बी डिपॉजिट टेकिंग ऑन नॉन डिपॉजिट टेकिंग। तो देखो, ये तो मैंने लास्ट वाले स्लाइड पे बता दिया था कि इट कैन बी डिपॉजिट टेकिंग एंड नॉन डिपॉजिट टेकिंग। सो इवेंचुअली दिस इज ऑल्सो राइट। तो भाई गलत क्या है? चलो आगे देखते हैं। डिपॉजिट्स ऑफ एनबीएफसीज आर कवर्ड अंडर डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी ऑफ डीआईसीजीसी। यही है गलत। डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटीज आर नॉट अवेलेबल टू एनबीएफसीज। ये सिर्फ बैंक के डिपॉजिट्स में ही लागू होता है, ठीक है। 5 लाख तक के रुपए का जो इंश्योरेंस है वो डीआईसीजीसी प्रोवाइड कराता है, ठीक है। एनबीएफसी को ये फैसिलिटी या ये सर्विस एक्सटेंड नहीं किया गया है। सो दिस इज दिस इज ऑल्सो ट्रू। मतलब इसमें क्या नॉट बोला है ना, आर कवर्ड बोला है, मतलब हाँ,
ये गलत है, यही गलत है। नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी डू नॉट हैव टू मेंटेन सीआरआर एंड एसएलआर। करेक्ट, ये तो सही स्टेटमेंट है। एनबीएफसी को सीआरआर एसएलआर मेंटेन नहीं करना पड़ता है। कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी फंड रेशियो, दिस इज ओनली फॉर बैंक्स, राइट। आज के दिन में सीआरआर 4.5% पे है, एसएलआर कुछ 18.5 या 19% पे है, करेक्ट। सो देखते हैं इसका जवाब। यस, द करेक्ट आंसर इज डी। ठीक है, चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड दैट गिव्स टैक्स बेनिफिट विद लॉक इन पीरियड ऑफ 3 years। 3 साल का लॉक इन पीरियड, वो भी म्यूचुअल फंड में। चलो देखते हैं जवाब। ईटीएफ मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, राइट। तो देखो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड मतलब एक फंड क्रिएट किया जाता है। अच्छा चलो, सबसे पहले मैंने आपको फंड का मीनिंग बता दो इन सिंपल सेंस। मान के चलो मेरे पास 10 रुपये हैं एंड मेरे 5 फ्रेंड है ABCDE। इनके पास भी 10 रुपये, इसके पास भी 10, इसके पास भी 10, इसके पास भी 10, इसके पास भी 10। किसी को स्टॉक मार्केट का आइडिया नहीं है, राइट, लेकिन मुझे थोड़ा आइडिया है। दिस इज मी, लेट्स से हाइपोथेटिकली। तो मैंने क्या सबको बोला कि तुम्हारे पास सबके पास 10 रुपये है, तुम मुझे दे दो, मैं इन्वेस्ट करूंगा तुम्हारे बिहाफ पे। सो नाउ ये 5 लोग का 50 रुपये प्लस मेरा 10 रुपये, सो ये बन गया 60 रुपीज़। अब ये हो गया फंड, बिकॉज ये 60 रुपये में देखो मेरा अकेले का हक नहीं है। नाउ दिस हैज़ बिकम ए फंड, ठीक। अब क्योंकि ये नॉलेज मुझे है, मैं इस पैसे को इक्विटी मार्केट में लगाऊंगा, मैं इन्वेस्ट करूंगा, तो क्या होगा? सिंपल सा बात है, आई विल बिकम द फंड मैनेजर, ठीक। तो ऐसे ही म्यूचुअल फंड का मतलब ये होता है कि म्यूचुअल फंड्स भी अलग अलग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करती है, करेक्ट। तो जो कंपनी इन्वेस्ट करती है, जो कंपनी होता है उसको बोला जाता है एसेट मैनेजमेंट कंपनी, क्योंकि वो एसेट मैनेजमेंट ना, और उस कंपनी, वो कंपनी टोटल जितना भी एसेट्स मैनेज कर रही है उसको AUM बोला जाता है, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, राइट। एंड उनके पास अलग अलग प्रोडक्ट होता है, राइट। क्योंकि देखो बहुत लोगों का रहता है नहीं मुझे छोटे कंपनी में इन्वेस्ट करना है, करेक्ट। तो वो लोग लो कैप फंड में इन्वेस्ट करते हैं। किसमें? लो कैप फंड में। हो सकता है किसी के पास हर छोटे कंपनी में इन्वेस्ट करने का पैसा नहीं है, सिर्फ मंथ में उनके पास 2000 रुपये ही बचता है, स्टिल दे कैन इन्वेस्ट, क्योंकि म्यूचुअल फंड कलेक्टिवली फंड बनता है एंड कलेक्टिवली दे इन्वेस्ट। वो किसी एक जन का पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे, वो फंड को इन्वेस्ट कर रहे, सो दे हैव ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। तो जब छोटे कंपनी में इन्वेस्ट किया जाता है उनको बोला जाता है लो कैप फंड। जब मीडियम साइज के कंपनी में इन्वेस्ट किया जाता है उसे मीडियम कैप फंड। जिसे फ्लेक्सी कैप मतलब जिस फंड में वो फ्लेक्सिबिलिटी है कि जो म्यूचुअल फंड हाउस है वो छोटे कंपनी में भी इन्वेस्ट करेगी, मीडियम में भी करेगी, लार्ज कैप मतलब बड़े कंपनी में भी इन्वेस्ट करेगी। ये छोटे बड़े और मीडियम कंपनी का मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन, कंपनी का कितना वैल्यू है इन नॉर्मल सेंस, ठीक है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या होता है? एक फंड क्रिएट करके उस फंड को ट्रेड पे लगा देना, मतलब वो फंड फिर ट्रेड होता है, ठीक। यहाँ पे ELSS यही है जो लॉक इन पीरियड देता है। इसका नाम है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। इसमें 3 साल का लॉक इन पीरियड है एंड इस लॉक इन पीरियड को यूज़ करने पे इनकम टैक्स के कुछ सेक्शन में बेनिफिट मिलता है, राइट। 1.5 लाख रुपए तक का इसमें वो बेनिफिट ले सकता है कोई भी। तो आंसर इज ELSS। आई होप बाकी का मीनिंग भी आपको समझ में आ गया है, नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिख सकते हो। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? कौन सा पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड ढूंढते हैं। टेलीकॉम इज ट्राई, ठीक है, एकदम सही है, क्योंकि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया टेलीकॉम सेक्टर को रेगुलेट करती है, सो ऑब्वियसली इट्स करेक्टली मैच। IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इंश्योरेंस को रेगुलेट कर रही है, इंश्योरेंस स्पेस को, इंश्योरेंस सेक्टर को, मतलब ये भी सही है, ठीक है। म्यूचुअल फंड में दिया है AMFI एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया, ये है गलत मैच। कैसे? आगे बताता हूँ। देखो पेंशन फंड को पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये एकदम सही है, पेंशन को PFRDA मैनेज करता है। IPO से भी, ये भी सही है, रेगुलेट नहीं करता। IPO में मतलब एक IPO इनिशियल पब्लिक ऑफर को, जो उसका जो सबसे पहला स्टेप होता है
कंपनी अप्रूवल के बाद वो होता है रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस, जो कंपनी सेबी के साथ फाइल करती है, क्योंकि पूरे कैपिटल मार्केट को सेबी रेगुलेट करता है एंड आईपीओ इज ए स्मॉल पार्ट ऑफ इट, राइट। आईपीओ इज ए स्मॉल पार्ट ऑफ इट। कोई भी कंपनी जब फर्स्ट टाइम स्टॉक एक्सचेंज पे या फर्स्ट टाइम कैपिटल मार्केट पे आना चाहती है एज ए लिस्टेड कंपनी, तो उन्हें सेबी का अप्रूवल लेना ज़रूरी होता है। सो दिस इज़ द राइट मैच। लेकिन सवाल क्या पूछा, इज़ नॉट करेक्टली मैच, मतलब ये है जवाब। अब आप सोच रहे हो कि सर म्यूचुअल फंड तो एएमएफआई सही लग रहा है। नहीं, देखो म्यूचुअल फंड का एएमएफआई जो है इट्स ओनली एसोसिएशन, दे आर नॉट रेगुलेटर्स, राइट। म्यूचुअल फंड्स को तो आज भी रेगुलेट से भी करता है। क्यों? क्योंकि म्यूचुअल फंड तो इज रिलेटेड टू कैपिटल मार्केट, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। लेकिन हाँ, कुछ म्यूचुअल फंड में इस तरीके के फंड्स होते हैं जो डेट फंड होता है, जो मनी मार्केट में इन्वेस्ट करता है। अगेन उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, स्टिल दे आर रेगुलेटेड बाय सेबी, राइट। करेक्ट आंसर देखते हैं। करेक्ट आंसर इज सी। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स ए सिक्योरिटी अंडर द सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 टू ट्रेड गोल्ड इन फॉर्म ऑफ ए सिक्योरिटी ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस। तो यहाँ पे देखो, एनक्रिप्टेड गोल्ड रिसीप्ट, एक्सचेंज ट्रेडेड गोल्ड रिसीप्ट, एक्सचेंजेबल गोल्ड रिसीप्ट, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीप्ट, एनेबल्ड गोल्ड रिसीप्ट। तो कई बार क्या होता है ना, आपको सही जवाब पता होता है, लेकिन इस तरीके के कंफ्यूजिंग वर्ड को देख के आप कंफ्यूज हो जाते हो एंड सही जवाब भी गलत हो सकता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सही टर्म को अच्छे से पढ़ो। सो इसका जो जवाब है वो है डी, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट को अलाउ किया गया। कब अलाउ किया गया? फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 2021 में ही इसे अलाउ कर दिया था, ठीक है। तो इससे हमारा पार्ट 1 खत्म होता है। मिलते हैं पार्ट 2 वीडियो में। टिल देन, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। Always remember, IXMB helps you prepare 50% faster.